Hello everyone. This video is based on political radicalism and economic crisis and the year of depression under the chapter 3 Nazism and the rise of Hitler part birth of the Weimar Republic. So let's start. Political radicalism and economic crisis. The birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising, the Spartacist League on the pattern of Bolshevik revolution in Russia. Socialists, Democrats, and Catholics opposed the demands for Soviet-style governance and met in Weimar for Democratic Republic. The uprising of Spartacists was crushed with the help of war veteran organization called फ्री क्रॉप्स। जो राजनीतिक रेडिकलवाद था और आर्थिक संकट, उसके बारे में जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में भी बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उसी के तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग ने अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगे और बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। बर्लिन की जो राजनीतिक माहौल थे उसमें सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की उनकी व्यवस्था के नारे गूंज रहे थे। इसीलिए जो समाजवादी थे, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने क्या किया कि वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था थी उसके विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का फैसला लिया और आखिरकार लास्ट में वाइमर गणराज्य ने अपने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। Spartacists founded Communist Party of Germany. Political radicalization increased in Germany. The French occupied industrial area Ruhr of Germany when it refused to pay gold as for repression. Hyperinflation occurred as Germany printed paper currency recklessly. Price rise was phenomenal. Finally, America decided to bail out Germany and introduced the Weiss Plan, which revoked to ease the financial burden on Germany. जो इस तरीके के फिर विद्रोहों को कुचल दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो स्पार्टकिस्ट थे उन्होंने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद जो कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी कोई साथ में मिलकर मोर्चा नहीं कर सके और क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। जो राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिल गया। जर्मनी ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था और उस फर्स्ट वर्ल्ड वार को लड़ा था, उस युद्ध के बाद तो उनमें जर्मनी पे बहुत सारे पैसों को कर्ज का भार पड़ गया। उनको स्वर्ण मुद्रा का हर्जाना भी देना पड़ा और इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार जो थे लगभग समाप्त होने की स्थिति पहुंच गए थे। लास्ट में 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया और इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने क्या किया कि जर्मनी के जो मुख्य औद्योगिक इलाका था रूर, उस पर कब्जा कर लिया। ये जो रूर था जर्मनी का विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर जो मुद्रा छाप दी उससे ये हुआ कि मुद्रा जो मार्क था, जर्मनी की जो मुद्रा थी मार्क, उसका मूल्य तेज़ी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर हो गई थी और जो जुलाई में 3,53,000 मार्क हो गया था और अगस्त में 46,21,000 मार्क और यही एक अमेरिकी डॉलर की कीमत दिसंबर में जाकर 9,88,000
9,88,60,000 मार्क हो गया। इस तरह $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगीं। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, द ईयर ऑफ डिप्रेशन मीन्स मंदी के साल। द ईयर्स बिटवीन 1924 to 1928 was stable. Germany was dependent on short-term loan largely from USA, but this support was withdrawn with the crash in 1929 of the Wall Street Exchange. German economy hit badly and great economic depression started. जब मंदी के साल हुए उसमें 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्टेबिलिटी आई, लेकिन ये जो स्टेबिलिटी थी वो ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रह पाई, क्योंकि जर्मन के जो निवेश और औद्योगिक गतिविधियां थीं उनमें जो सुधार हो रहे थे मुख्यतः अमेरिका से लिए गए जो थोड़े समय का कर्ज था उस पर डिपेंड कर रहा था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो जर्मनी वहाँ का अमेरिका का शेयर बाजार है, वो धाराशाही हो गया, तो जर्मनी को जो मदद मिल रही थी अमेरिका से वो रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट के कारण लोगों ने धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए और 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए और यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं, निर्यात गिरता जा रहा था और किसानों की हालत ख़राब थी और सट्टेबाज जो थे बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर ने महसूस किया था और इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पे पड़ा था। By 1932, industrial production reduced to 40%, due to which workers lost their jobs. Hence, number of unemployed workers increased to 6 million. Economic crisis created deep anxiety and fear in the people. Middle classes, salaried employees, pensioners, businessmen, retailers, etc. saw their earning got ruined. These sections were filled with fear of proletarization, means to become impoverished to the level of working classes. फिर 1932 में जर्मन का जो औद्योगिक उत्पादन था वो 1929 के मुकाबले केवल 40% ही रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन बहुत तेज़ी से गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या लगभग 60 लाख तक पहुंच गई थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो केवल मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ ऐसी लिखी हुई तख्ती गले में लटकाकर खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते या नुक्कड़ पर झुंड लगाए दिखते थे, या फिर जो रोजगार दफ्तर के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहा था, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था, क्योंकि सब तरफ बेरोजगारी थी, लोगों को कुछ काम नहीं मिल रहा था, तो लोग इस तरीके की कुछ भी उटपटांग हरकत कर रहे थे, जो कि साफ दिख रहा था कि उस समय जर्मन की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी चल रही थी। युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था और चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल फैल चुका था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर को भी पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, जो मिडिल वर्ग था, खासतौर से जो वेतनभोगी और कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत थी, वो भी ख़त्म होती जा रही थी।
कारोबार सारा ठप हो जाने से छोटे मोटे जो व्यवसायी थे और स्वरोजगार में लगे लोग थे और जो खुदरा व्यापारी थे, उन सब की हालत खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था, जिसे हम सर्वहाराकरण या प्रोलेटराइजेशन कहते हैं, उसका डर सताने लगा था। Another defect was Article 48, which gave the President the powers to impose emergency, suspended civil rights and rule by decree. Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on about 239 days and the liberal use of Article 48. Still, the crisis could not be managed and people lost confidence in डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। समाज के सभी तबकों को जब सर्वहाराकरण का भय सता रहा था, उन्हें डर था कि अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे या फिर हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही न रहे। तो सभी अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत नहीं टूटी थी, लेकिन बेरोजगारों की जो फौज बढ़ती जा रही थी, उनका जो मोल भाव की क्षमता थी उनको चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पाद की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से बहुत परेशान था और जो यूथ थे उनको अपना फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतें बिल्कुल डर रही थीं और वो बहुत ज़्यादा सदमे में थी। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था और हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या थी आर्टिकल 48 की वजह से हो रही थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने और नागरिक अधिकार जो थे उनको रद्द करने और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का तो अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडल के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 डेज की से ज़्यादा की नहीं रही। इस दौरान जो आर्टिकल 48 था, इसका जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया और लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर था, बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, ये नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का फर्स्ट पार्ट था, बर्थ ऑफ द रिपब्लिक, ये कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।